हेलो डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ वी आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे विल डिस्कस अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो लेट्स बिगिन। हेलो, वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस को देखते हैं। इसमें हमने 6 इजी प्रिकॉशंस को लिया है जिसको आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं और अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो है वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स is not included in the estimation of the value added or the GDP। जितने भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो जिस साल उनका प्रोडक्शन होता है एज ए फर्स्ट गुड, एज ए फाइनल गुड्स, उनका जीडीपी में या उनका वैल्यू एडिशन में केवल उसी साल एडिशन किया जाता है, इसी साल उनको वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी के कैलकुलेशन में उनको ऐड किया जाता है। बाकी सेकेंड हैंड गुड्स के रूप में चाहे वो जितने भी बार परचेज और सेल किए जाएं, उनकी वैल्यू को कभी भी ना तो वैल्यू एडिशन में ना तो जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कमीशन। ये जो सेकेंड हैंड गुड्स है इनका तो जिस साल प्रोडक्शन हुआ है उसी साल इनको जीडीपी में या वैल्यू एडेड में इनको ऐड किया गया है। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स के परचेज और सेल पर जो ब्रोकर का कमीशन मिलता है उसको सर्विसेज के रिवॉर्ड के रूप में हर साल ऐड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन। मान लीजिए एक किसान है, उसने अपने वीट का प्रोडक्शन किया है, उसी वीट के प्रोडक्शन में कुछ उसने सेल आउट कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया, कुछ अपने लिए और अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लिया। तो चाहे मार्केट में सेल करने के लिए चाहे सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट रखा हो, उन दोनों को ही वैल्यू एडिशन में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्ट रखा गया है उसकी भी वैल्यू बिल्कुल मार्केट में सेल करने वाली वैल्यू के इक्वल मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर कोई भी सर्विस होती है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो इसको कभी भी ना तो वैल्यू एडेड में ना तो इसको जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। रीजन इसका यह है कि इसका सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज की जाती हैं इनकी कोई न कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। सपोज करिए आपको भूख लगी हुई है, आप गए अपने किचन में, आपने खाना बनाया और आपने खुद खाना खा लिया, तो इसको कभी भी ना तो वैल्यू एडिशन में ना तो जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इंप्यूटेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्युपाइड हाउस। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ओनर है हाउस का, वो ओनर खुद ही अपने हाउस में, खुद ही अपने मकान में रह रहा है, तब भी उसके एस्टिमेटेड रेंट को हम वैल्यू एडिशन में या जीडीपी में ऐड करेंगे, शामिल करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक हाउस का अपना रेंटेड वैल्यू होती है। अगर वही ओनर खुद ही उस मकान में नहीं रहता, अगर वो किसी को किराए पे देता तो उसकी क्या मिलता? रेंट मिलता। तो जितने भी ओनर्स ऑक्युपाइड हाउस हैं उनके रेंटेड वैल्यू होती है, इसीलिए उनको जो है वैल्यू एडिशन में या उनका नेशनल इनकम के या जीडीपी के कैलकुलेशन को करते समय उनको ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स
इज नॉट इंक्लूडेड। जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऐड होती है, इसीलिए कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को हम दोबारा या सेकेंड टाइम में हम कभी भी नेशनल इनकम में या जीडीपी में कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इनको दोबारा इंक्लूड कर लेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें हमेशा ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसकी वैल्यू इंक्लूड होती है। अब हम इनकम मेथड के प्रिकॉशंस देखते हैं। यहां पर भी हमने इजी प्रिकॉशन लिया है जो आसानी से लर्न हो जाए, जिसको आसानी से आप समझ सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, इसको हमने वैल्यूड मेथड में भी लिया था। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द रेंट या इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर्स ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ द फैक्टर इनकम। जिस मकान में कोई भी मकान का मालिक खुद रहता है, मकान का ओनर खुद रहता है, हाउस का ओनर खुद रहता है, उसकी एस्टिमेटेड रेंट को हम नेशनल इनकम में एज अ फैक्टर इनकम शामिल करते हैं। क्योंकि अगर वही हाउस, वही मकान अगर दूसरे को किराए पे दिया जाता तो बदले में क्या मिलता? रेंट मिलता। तो इसलिए उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी प्रोडक्शन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है, सपोज करिए चाहे फूड ग्रेन्स हो चाहे कुछ भी हो, उनको अगर आप सेल आउट करते तो बदले में आपको इनकम मिलती। और अगर मान लीजिए पूरे अपने प्रोडक्शन में से कुछ प्रोडक्शन आपने रख लिया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उसकी भी क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है। नेक्स्ट, जितने भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनकी सेल परचेज से जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती है, लेकिन इनसे जो कमीशन मिलता है उस कमीशन को सर्विस के रिवॉर्ड के रूप में नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर अर्निंग, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे विडो पेंशन हो, चाहे आपका स्कॉलरशिप हो, चाहे कोई भी फ्लड विक्टिम्स हो उनको दिया गया डोनेशन हो, ये सारी की सारी जो है ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट है। इनको कभी भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते समय शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये यूनिलैटरल है, बिना किसी सर्विस को दिए हुए ये इनकम मिलती है, इसीलिए कभी भी इनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज, चाहे वो थेफ्ट हो, चोरी हो, चाहे आपका गैम्बलिंग हो, ठीक है, स्मगलिंग हो, इनसे जो इनकम मिलती है कभी भी इसको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं की जाती है, क्योंकि एक तो इनका कोई एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं है, दूसरा ये ब्लैक मनी है, तो इस वजह से इनको कभी भी नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम को अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो 3 मेजर कंपोनेंट है। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो किसको मिलता है? ये लेबर को मिलता है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, जो किसको मिलता है? लैंड को, मशीन यानी कि जो है कैपिटल को, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है। तीसरा इसमें आपका आता है मिक्स इनकम। तो अगर आपने एक बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज शामिल कर लिया है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर में जो कंपोनेंट आते हैं जैसे वेज एंड सैलरी इन कैश, वेज एंड सैलरी इन काइंड, पेंशन और रिटायरमेंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इनको अलग से हम शामिल नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर एक बार आपने ऑपरेटिंग सरप्लस को शामिल कर लिया है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, इनको भी अलग से शामिल नहीं करेंगे। अगर आपने प्रॉफिट को शामिल कर लिया है तो प्रॉफिट के अंदर जो कंपोनेंट हैं यानी डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट और या फिर रिटेन्ड अर्निंग, इनको आप अलग से शामिल नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अब लास्ट है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इसकी प्रिकॉशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स
is not included in the estimation of national income or the domestic income using expenditure method। क्योंकि ये जो गुड्स हैं, जब पहली बार इनका प्रोडक्शन हुआ होगा तो इनके ऊपर एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में शामिल किया गया था। अगर बार बार हर साल इन सेकेंड हैंड गुड्स के रूप में इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है अगर उसको शामिल किया जाएगा तो नेशनल इनकम का, डोमेस्टिक इनकम का एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसफर पेमेंट। जितने भी ट्रांसफर पेमेंट हैं, पहले ही हमने बताया है, चाहे आपका वो विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो या फ्लड विक्टिम्स हो, इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इसको कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये यूनिलैटरल होते हैं, बिना किसी सर्विस के बदले में होते हैं, बिना किसी वैल्यू एडिशन के बदले में होते हैं। तो इसलिए नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में इनके ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर को कभी शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन। जितने भी सेल्फ कंजम्पशन की जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, इसको एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते समय इनका कैलकुलेशन किया जाता है, इनको ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में। अभी पहले भी हमने बताया है कि अगर कोई फार्मर है, कोई किसान है, उसने अपना वीट का प्रोडक्शन किया है, कुछ मार्केट में सेल आउट कर दिया, कुछ उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख दिया है, तो जो मार्केट में सेल किया उनके ऊपर जो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको तो शामिल किया जा रहा है, लेकिन जो उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया है उसके ऊपर एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के रूप में उसको भी शामिल किया जाएगा, चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो। ये इसके ऊपर एक्सपेंडिचर दोनों का पार्ट होगा। देखिए, एस्टिमेटेड रेंट एक्सपेंडिचर, इसके बारे में भी डिस्कस किया हमने कि अगर कोई ओनर्स का खुद का हाउस है, उसके ऊपर उसको कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन इस हाउस की क्या है, रेंटेड वैल्यू है। अगर वही मकान, वही हाउस कोई दूसरा किराए पे लेता तो रेंट देता यानी एक्सपेंडिचर करता, तो उसका जितना रेंट का एक्सपेंडिचर होगा उसको भी इस एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केवल और केवल फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसी को हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर हैं उनको कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर भी होने वाले एक्सपेंडिचर को शामिल कर लेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा नेशनल इनकम क्या हो जाएगा या डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगा, ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है शेयर बॉन्ड डिबेंचर्स। ये सब पेपर क्लेम है। इन पेपर क्लेम्स के वजह से कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसलिए इन सभी के सभी पेपर क्लेम्स को आपको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का एस्टिमेशन करते समय शामिल नहीं किया जाता है। इनके ऊपर चाहे कितना भी एक्सपेंडिचर हो जाए, वो सारा एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, बाबूज एंड दीदीज, भाइयों एवं बहनों, हमने आज प्रिकॉशंस को पढ़ा। इस प्रिकॉशंस में हमने तीनों मेथड में जो कॉमन कॉन्सेप्ट था, कॉमन प्रिकॉशंस थी, हमने स्पेशली उसको लिया, उस पर एम्फेसिस किया ताकि हम आसानी से उसको लर्न कर सके, याद रख सकें और बोर्ड एग्जाम में उसको लिख सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।